बेटा न्यूटन लॉ, आपका हीट ट्रांसफर बात कर रहे थे हम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में चल रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने आपको कल बात बताई थी बेटा, ध्यान रखना। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला डिराइव करा था अपने प्रीवियस लॉ से, आना प्लस जाना, हीट आएगी भी जाएगी भी, आएगी भी जाएगी भी। अब आने जाने का हिसाब किताब देखा था उसमें, प्रीवियस लॉ में बहुत लंबी छोटी रामायण करी थी, याद है उसको न्यूटन ने बाइनोमियल लगा के थोड़ा छोटा करा था। और हीट लॉस होने की रेट ऑफ हीट रेडिएशन की और रेट ऑफ कूलिंग की रेट में एक डिफरेंस था ms का, याद आया? एक में ms नहीं आता और एक में ms आता, उसके डिफरेंस में अपन ने क्वेश्चन किया था, याद है? दो सेम मटेरियल की दो बॉल थी, है ना, डेंसिटी सेम थी, एक की सॉरी दोनों की डेंसिटी रो टू रो थी, याद है? और रेडियस सेम ली थी। तो मैंने बताया था हीट लॉस तो सेम होगी, फिर भी ठंडा कौन जल्दी जल्दी होगा? जिसका मास कम है, याद आया? जिसकी डेंसिटी रो थी वो जल्दी जल्दी ठंडा होगा क्योंकि मास कम है। तो कम मास वाली चीज अगर सेम हीट देती है, कम मास वाली चीज अगर सेम हीट देती है, कम मास वाली चीज अगर सेम हीट रिलीज करती है तो जल्दी जल्दी ठंडी होती है। तो मैं बोल दूंगा फास्ट ठंडी होगी, कम मास वाली चीज सेम हीट देकर फास्ट ठंडी होगी, जल्दी जल्दी ठंडी होगी, ठीक है? फिर हमने लॉजिकली देखा था रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग टेंपरेचर पर डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना गर्म उतना फास्ट ठंडा होगा, ऑब्जेक्ट जितना गर्म उतना फास्ट ठंडा होगा, समझ गए क्या? चलो अब अपन रेट ऑफ कूलिंग में एवरेज मेथड क्या है बेटा? एवरेज मेथड, एवरेज मेथड न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मेथड। चलो देखते क्या है एवरेज मेथड। तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम कि एक ऑब्जेक्ट का जो टेंपरेचर है, टेंपरेचर जैसे ऑब्जेक्ट है ना कोई, ये यहाँ पे मान लो अपने चाय है, अपन चाय बहुत पीते हैं तो चाय लगी होती है, ये चाय सर हम तो दूध पीते, पी लेना बेटा, तो दूध पी लेना। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में 10 मिनट लगे। कितने लगे रहे चाय को ठंडा होने में? 10 मिनट, 10 अरे ज्यादा नहीं, यहाँ से मिनट लगे, ठीक है? सॉरी 10 मिनट, 10 मिनट लगे, ठीक है? और सराउंडिंग का टेम्परेचर आज का है बेटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होना चाहिए। अब तुम कहते हो कि सर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम का है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 70 है और ये 30 से 40 का, बेटा वो केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कम ही आएगा। और अपने तो एवरेज मेथड से करना बेटा, इंटीग्रेशन नहीं होगा हमारे से एग्जाम में, साफ बता रहा हूं तेरे को, ठीक है? 70 होने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट लगे। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने में समय, होने में समय T = व्हाट, ठीक है? कितना समय लगेगा? तो अब अपने को देखना कितना समय लगेगा। अब अपन देखते हैं कितना समय लगेगा। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, कितना समय लगेगा, है ना? ये समझना नहीं, और शिट कूलिंग कर तो बताइए ना तुम्हारे को, अभी देखते कूलिंग कर बेटा। अपन क्या है, आदत नहीं है इस बोर्ड पर पढ़ाने की, अब आज मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना? तो टाइम लगेगा मेरे लाल, ठीक है? तो होने में कितना समय लगेगा अब देख करेगा। सॉल्यूशन अपन देखते हैं कि 70 माइनस 60, याद है डेल थीटा टेंपरेचर डिफरेंस अपॉन तीसरा, आपने इसका नाम एवरेज मेथड क्यों बोला अभी बताता हूं। ये रेट ऑफ कूलिंग 70 से 60 होने में लगा, 70 माइनस 60 बटा 10 वो यूनिट बाहर में गई के। अब ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर, चाय का टेंपरेचर क्या लेगा मेरे लाल? 70 से 60 टेंपरेचर, और चाय का टेंपरेचर 70 लेगा या 60, न तेरा न मेरा एवरेज। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो एवरेज, तो 70 प्लस 60 डिवाइड बाय 2 माइनस 30, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? ये इक्वेशन है। अब 60 से 50 होने में टाइम कितना लगेगा? तो 60 माइनस 50, ठीक है? 60 माइनस 50 अपॉन T निकालना है। तो अब एवरेज मेथड क्यों इसका नाम समझ में आ गया, क्योंकि ये टेंपरेचर एवरेज ले रहा हूं, और ये 60 प्लस 50 बटा 2 जो कि 55 होगा, है ना बेटा? ये मैं तुम्हारे को बताने के लिए इक्वेशन 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, मैं बड़ा आराम से सॉल्व कर लूंगा। अरे बोलो कितना टाइम है, ठीक है? तो ये हो गया अपना, ठीक है? ये हो गया। अब मेरे को T निकालना है ना? तो यहां से मैं डिवाइड कर दूं दोनों को, ये मिनट में टाइम आ जाएगा, तो यूनिट, ये यूनिट सेम लगे। तो जैसे मैंने डिवाइड करा 1 डिवाइड बाय 2 इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, जैसे ही डिवाइड करा तो ये आ जाएगा T अपॉन 10 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा 65 35 और ये आ जाएगा 65 माइनस 35 और ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 25, है ना? तो यहाँ से T कितना क्या मेरा लाल? 7 बटा 5 2 7 14 मिनट, कितना क्या? 14 मिनट। अब सुनना ध्यान से हो,
इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं तेरे को, जैसे ए 10 मिनट, बी 7 मिनट, सी 14 मिनट, डी 12 मिनट, है ना। मान लो 4 ऑप्शन होते हैं, क्लियर है। तो चाय को 70 से 60 होने में लगे 10 मिनट, तो 60 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आता है। 70 से 60 और 60 से 50, यार अगर 70 से 60 होने में 10 मिनट लगे तो 60 से 50 होने में 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा 10 मिनट ज्यादा? क्योंकि याद है चाय का जो टेम्परेचर घटने की रेट है वो थीटा पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और चाय पहले मेरी ज्यादा गर्म थी, 70 60 का एवरेज 65 पे ज्यादा गर्म थी, और 60 50 का एवरेज 55। तो हम लोग चाय का टेम्परेचर पहला 10 घंटे में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉरी पहला 10 घंटे में कम टाइम लगेगा क्योंकि हॉट बॉडी है, और फिर जैसे थोड़ी ठंडी हो तो और धीरे धीरे घटेगा। आप कभी देखना, आपके घर में चाय का कप रखते हो ना, तो पहले तो बहुत जल्दी ठंडी रहती है, रखती है मम्मी ने 5 मिनट नहीं पी तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, उसके बाद आप रखोगे ना तो भी ऐसा लगेगा वैसी की वैसी है। तो शुरू में टेम्परेचर जल्दी थी तो हम लोग ये होता है, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा क्या, या तो 14 मिनट लगेंगे या 12 मिनट लगेंगे। तो आंसर कितना, अब आप सोल्व करना पड़ेगा। तो आप सोल्व किया अपन ने, तो ये एवरेज मेथड आंसर भी चल रहा है। क्लियर है क्या, समझ गए? तो इस टाइप से तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आप जो न्यूमेरिकल करोगे, ये पोस्ट करके नोट कर ले, वो एवरेज मेथड से होगी। किससे होगा बेटा? एवरेज मेथड से। किससे होगा? एवरेज मेथड से। समझ गए क्या? अब आओ आगे। अब जैसे क्या है बेटा, एक क्वेश्चन आप करो, ठीक है क्या, कि जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो 70 से 60 डिग्री हो गया है ना, 10 मिनट। तो नेक्स्ट 10 मिनट में, नेक्स्ट 10 मिनट में क्या हो जाएगा टेम्परेचर, है ना, थीटा का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ठीक है, और थीटा नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दिख रहा है, इधर लगेगा कैसे 40 डिग्री। आज सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 है, तो अब आपको ये बताना है कि 10 मिनट बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा। ऑप्शन ध्यान देगा, ए 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ठीक है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 47 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी ठीक है। अब देख मैं तो सॉल्व करके बता रहा हूं फटाफट, ये चलिए कर बाद में अपन बना दूंगा, है ना, अभी छोड़ अभी बीच बीच में आ रहा जबरदस्ती, ठीक है। तो अब देखना सॉल्यूशन, है ना। अच्छा अब ये 4 ऑप्शन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है, वही एवरेज मेथड, एवरेज मेथड में मैं क्या करूंगा बेटा, 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू, ये माइनस और एंटर कर लेना, माइनस के है ना, 70 प्लस 60 बटा 2 माइनस 30, ठीक है, ये 40 हो गई, 40। फिर आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ कितना, अरे यार थीटा, नेक्स्ट 10 मिनट में थीटा कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, नेक्स्ट 10 मिनट में 60 से, तो माना थीटा हो गया, तो थीटा माइनस 60, सॉरी 60 माइनस थीटा, 60 से थीटा हुआ ना, 60 माइनस थीटा डिवाइड बाय 10, सॉरी हाँ 10 मिनट वाली इक्वल टू के थीटा प्लस 60 का एवरेज बटा 2 माइनस 40, ठीक है, ये 40 है ना। डिवाइड करा कितना आ जाएगा अगले 10 मिनट में, तो वो भी डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 डिवाइड बाय 1 करा 60 माइनस थीटा अपॉन, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया डिवाइड करने पे, 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा कितना 65 माइनस 40, 65 ये एवरेज देख रहे हैं कितना, 65 माइनस 40 25 डिवाइड बाय, सॉरी इसमें डिवाइड करा ना तो ये नीचे आएगा, तो ये 80 थीटा माइनस 20 डिवाइड बाय 2 अपॉन ये कितना आ रहा है 25, ठीक है 5, तो यहाँ से 5 300 माइनस 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू 300 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20, यहाँ से आ 320 बराबर 6 थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू थीटा, यहाँ से थीटा कितना गया 53.33 डिग्री, ये थीटा है, समझ गया, तो 53 आएगा, तो ये ऑप्शन आंसर है। तुम्हें पता है तुमने इतना लगा कितना टाइम लगा अपने को, कम से कम 2 मिनट लगे, एवरेज मेथड लगाया वही, देख 2 क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइम पे करा दी। पहले मैंने तेरे को बोला कि पहले 10 मिनट में 60 से 70 से 60 हो गया, फिर 60 से 50 होने में टाइम, तो वो थोड़ा इजी था, क्यों, क्योंकि एवरेज टेंपरेचर निकल के थीटा वेरिएबल
नहीं था, टी निकालना था, तो हमने टी निकाला, याद है 10 मिनट से ज्यादा आया था, 14 मिनट आया था। क्यों आया था? क्योंकि बाद में टाइम ज्यादा लेगी 10 डिग्री टेम्परेचर घटने में, क्योंकि बॉडी ऑब्जेक्ट स्लो हो गया। अब यहाँ पे सोल्व करा, अब नो डाउट हमने मेथड कर लिया, सब आता है तो मेथड, लेकिन ये मैं तेरे को पता है, तुमने तो इतनी मेहनत करी मेरे लाल, जब मैं एग्जाम देता था तो मैं तो कोई मेहनत नहीं करता था। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेहनत नहीं करते थे? हैं बताता। तो देखो सर आप कैसे करोगे ये बताओ ना सर हमारे को, आप कैसे करोगे? चलो आप मेहनत नहीं करते तो बताओ फिर आप कैसे करोगे, बताओ। देख बेटा ये डी रन का ना है ना, देख ये बात था 70 से 60 होने में 10 मिनट लगे है ना, 10 मिनट। तो अगले 10 मिनट में यार एक बात बता, अगले 10 मिनट में तू दिमाग लगा 50 होता, 70 से 60 होने में 10 मिनट लगे, 60 से 50 होने में 10 मिनट में 50 होता। कब? जब रेट कांस्टेंट होती, डी थीटा बाय dt कांस्टेंट होता, मेरा लाल कांस्टेंट होता। टेंपरेचर कम होने की रेट कांस्टेंट होती तो 50 होता ना। पहले 10 मिनट में 10 घटता, तो अगले 10 मिनट में भी 10 घटता। अब मैं बोल दूं अगले 10 मिनट में कम घटेगा, कम घटेगा। सर क्यों घटेगा कम? क्योंकि डी थीटा बाय dt रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। समझो लो ऑफ कूलिंग को ऑब्जेक्ट जितना जितना ज्यादा टेंपरेचर होती रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। तो जैसे जैसे टेंपरेचर कम होगा रेट ऑफ कूलिंग कम होगी, स्लो ठंडा होगा। तो वो तो अगले 10 मिनट में कम घटेगा, कम घटेगा तो मैं बोल दूं टेंपरेचर आएगा ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देख इसमें आया था 50, हो ही नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट होता था 48, 12 डिग्री घट गया, 12 डिग्री घटा। ए कैसे हो सकता है अगले 10 मिनट में 12 कैसे घटेगा? यहाँ पे ये देख ये कितना था रे 47 उर्दू लिखी थी, 13 डिग्री घट गया, 13 डिग्री घट गया, ये भी नहीं हो सकता, आंसर इज बी। तो टेंपरेचर तो 10 से कम घटेगा, याद है अपना 7 ही घटा था, 50 आंसर कितना था 53, तो 53 का मतलब 7 ही घटा। सर समझ में आ गया? तो लो ऑफ कूलिंग सर समझ में आ गया हमारे, बिल्कुल सर अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है सर। अब आप वो कर्व को समझाओ, बताता हूं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ये जो कर्व है ना बेटा, ये देख थीटा वर्सेस टाइम का, अभी जो इतनी देर से मैं बार-बार बेटा जा रहा हूं। देख तेरे कोई ऑब्जेक्ट लिया, मान लो देख मैं न्यूमेरिकल एग्जाम दे रहा हूं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं थीटा लिख रहा था अभी इतनी देर, ठीक है। अब जैसे तेरा सराउंडिंग का टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसको मैं थीटा नॉट बोल रहा था, थीटा नॉट कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन है, अरे बोले ना रे रावण 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाली लाइन है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 30, तो बोल दूं ये लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए कर यही। तो ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग का टेंपरेचर है 30 और ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर 70, तो ये धीरे धीरे याद है स्टीफन और प्रीवेस्टो हीट जाएगी, स्टीफन के हिसाब से हीट जा रही है 70 की वजह से, मतलब वो केल्विन में बदल गया, और प्रीवेस्टो बोल रहा आ भी रही है, तो जारी आ रही है, जारी आ रही है, तो जा भी रही है, आ भी रही है, जा भी, तो जा ज्यादा रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर सराउंडिंग ज्यादा, जा ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, देगा ज्यादा लेगा कम ठंडा, तो टेंपरेचर 70 60 50 40 30 20 होते होते 30 आ जाएगा, 30 से कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर 30 होगा, 30 पर जाना बराबर आना, जाना बराबर आना, जितनी हीट देगा उतनी लेगा, तो मोबाइल टेंपरेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कभी भी ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर सराउंडिंग से कम नहीं हो सकता, समझ गए? घटते 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 लास्ट तक सराउंडिंग के बराबर हो जाए। क्लियर है क्या सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। आगे बताओ सर, लॉ ऑफ कूलिंग तो हो गया सर, एवरेज मेथड समझ में आ गया, न्यूमेरिकल कर लेंगे सर। अब आप एक लॉजिक देखो, हमारे को पूछ लो सर, 60 से चल बता, 60 से 50 होने में लगा T1 टाइम, 50 से 40 होने में लगा T2 टाइम, और 40 से 30 होने में लगा T3 टाइम। बता सबसे ज्यादा टाइम कौन सा है? जल्दी मत कर। तो मैं बोलूं यहाँ फास्ट होगा, ये फास्ट, ये ऑब्जेक्ट जितना गर्म फास्ट, स्लो और स्लो, स्लो और स्लो, फास्ट स्लो और स्लो। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे टाइम जो है तो स्लो, ठीक है। तो 10 डिग्री घंटे में ये, तो ये हो गई सारी बात। क्लियर है क्या? तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई अपने को। तो ये T1 तो T1 टाइम लगेगा कम, T2 से ज्यादा, और T3 और ज्यादा। समझ गए क्या सर? बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब देखो ये तो ये लो, अब विंड डिस्प्लेसमेंट लो, कल बताया था ना मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बात हो गई है। किरचॉफ अपने इतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, कई बच्चे बोलते हैं सर आपने हीट ट्रांसफर में 2D 3D नहीं पढ़ा है। बेटा ना तो इतना टाइम है और ना वो इंपॉर्टेंट है, ना क्वेश्चन आते हैं। 1D हीट फ्लो पढ़ा है मैंने, रोड में जो हीट फ्लो हो रहा
समझ गए, सीरीज पैरेलल सब बता दिया, इक्विवेलेंट के याद है सीरीज का पैरेलल का सब। अब वो एक सिलेंडर से भी हीट फ्लो होती है और स्फीयर से भी, वो नहीं है आपको, या तो पढ़ना है ज्यादा डिटेल में खुद पढ़ो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो करो पहले, समझ गए। यहां से क्वेश्चन आता है, अब इसमें विंड डिस्प्लेसमेंट लो, विंड डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। अब देखो विंड डिस्प्लेसमेंट लो में क्या है, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लो, विंड ने बड़ी जबरदस्त बात करी, सुनना ध्यान से, हो विंड की बातें सुनना, दोनों मजा आ जाएगा देखो। विंड ने बोला मैंने यूनिट एरिया की हीट का एनालिसिस करा, क्या बोला विंड ने, मैं कहूं सर आपको, हां यूनिट एरिया की, उसने बोला इस यूनिट एरिया की हीट में 0 से लेके इंफिनिट सारे लैम्डा है, सारे लैम्डा मौजूद, सारे लैम्डा मौजूद। सबको समझ में आया बेटा, जो हीट निकल रही है ना किसी भी बॉडी से जो हीट निकलती है उसमें सारे लैम्डा मौजूद होते हैं, कोई पार्शियल सब। जैसे बात को समझो, एक क्लासरूम है 50 बच्चों का और कॉन्ट्री करी, अपन ने कॉन्ट्री इकट्ठी करी, तो सारे बच्चे कुछ कुछ कॉन्ट्री कर रहे हैं, एक क्लासरूम में कॉन्ट्री हुई, सब बच्चे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब देंगे। तो क्या मैं बोल दूं हर बच्चा पैसा देगा, यानी कि हर लैम्डा यहां से हीट देगा। अब यार एक बात बता, इस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर 300 केल्विन है ना, तो एक बात बता 300 केल्विन पे हीट निकली मान लो x, और अगर इसका टेंपरेचर बढ़ा के मैं 600 कर दूं केल्विन, तो बोल दो हीट निकलेगी कितनी, इसमें x निकली, तो मैं बोल दूं याद है टेंपरेचर डबल, रेडिएशन की निकलने की बात कर रहा हूं, आने की नहीं, स्टीफन वाली, तो बोल दो टेंपरेचर डबल कर दिया तो 16 का x हीट निकलेगी। यार तू एक बात बता, एक क्लासरूम से कॉन्ट्री गई पहले 1000 रुपए और 50 बच्चों ने सबने पैसा दिया, फिर कॉन्ट्री गई 1000 की जगह 16000 रुपए, तो यार जो एक लॉजिकल सी बात है, जब 1000 रुपए अपन ने कॉन्ट्री दी तो सबने जो पैसा दिया वो छोटे छोटे नोट दिए, छोटे छोटे नोट, क्योंकि करना ही इकट्ठा 1000 रुपए थे, तो ऐसा तो है नहीं 1000 रुपए में लोगों ने कोई 2-2 के नोट निकाल के दे दिए, 500 बड़े नोट नहीं, छोटे नोटों की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद जब 16x या 16 में ज्यादा पैसा देना पड़ा, तो बोल दूं लोगों को कंपैरेटिवली बड़े नोट देने पड़ेंगे, या ये बोल दूं ज्यादा रुपया फटाफट इकट्ठा करने के लिए ज्यादा नोट आएंगे। अच्छा, और दोनों ने तो हर लैम्डा ने कॉन्ट्री करी, तो ये हो गया ई लैम्डा। ई लैम्डा क्या है, ई लैम्डा क्या है पहले बता, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू पर्टिकुलर लैम्डा, पर्टिकुलर लैम्डा, किसी पर्टिकुलर लैम्डा की वजह से एनर्जी, ठीक है। तो देखो, अरे पर्टिकुलर लैम्डा की वजह से एनर्जी का कर्व बनाया उसने, किसने, वीन ने, तो वीन ने कर्व बनाया, कैसा बना, वीन का कहना यह है कि सबका कंट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट सबने कॉन्ट्री करा, लेकिन एक विशेष लैम्डा है, दिस इज द विशेष लैम्डा जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, क्या करी, मैक्सिमम, ये वो लैम्डा है जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, क्या है, ये वो लैम्डा है जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, ये इसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, दिस इज द मैक्सिमम, ये वो लैम्डा जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, लैम्डा मैक्सिमम का मतलब लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, वो लैम्डा जिसने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी, ठीक है ये। और इस ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर 300 केल्विन से है ना, तो मैं बोल दूं जैसे इस लैम्डा ने इतनी कॉन्ट्री करी, तो इस पूरे का एरिया क्या आएगा बता, चलिए बात करो, इस लैम्डा ने मैक्सिमम कॉन्ट्री करी। अब जैसे ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर बढ़ाया मैंने, तो मेरे को ज्यादा रुपए इकट्ठा करना है, तो मैं बोल दूं अच्छा हर लैम्डा ने कॉन्ट्री करी, जैसे इस क्लास में बच्चों ने किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 20 दिए, टोटल मिला के 1000 रुपए हो गया, 1000 रुपए गया, टोटल मिला के कंफर्म 1000 हो रहा है, तो बोल दूं सबकी कॉन्ट्री, चलिए बता देता हूं मैं, इसने को दिए इतने, इन 4 बच्चों ने दिए इतने, ये हो गया, ये इसने दिए इतने, ये हो गया, ये दिए, सबका अगर मैं टोटल करूं तो एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व, बोलो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा कर्व will be E total given by all lambda, ठीक है, E total from unit area, E total from unit area, from, ध्यान रखना है वीन डिस्प्लेसमेंट लो यूनिट एरिया की एनालिसिस है, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है ना, फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही है वो इसका एरिया अंडर दिखा रहा है, तो क्या मैं बोलूं यहां पे एरिया अंडर दिखा देता है, जैसे यहां से भी हीट x मानी तो बता इसका एरिया अंडर दिखा देता है, बोलो, तो मैं बोलूं यहां एरिया अंडर दिखा आएगा x, तो इसका जो एरिया अंडर दिखा आएगा वो आएगा x, तो हर लैम्डा की
कंट्री इनटू लैम्डा के कर्व का एरिया अंडर द कर्व आएगा x, तो ये हीट x होगी। अब जैसे मैंने टेंपरेचर बढ़ाया 300 केल्विन से 600 केल्विन करा, तो मैं बोलूं 16x हीट जाएगी। और अगर तेरे को इस बार बच्चों को ये बोलना है बेटा तुम सबको मिला के 1000 नहीं 16000 की क्वांटिटी करनी है, तो हर बच्चा अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालेगा। एक पर्टिकुलर आदमी ने, रोहित नाम के व्यक्ति ने पहले अगर मान लो 1000 रुपए में 500 की क्वांटिटी करी थी, तो इस बार जब पैसा ज्यादा चाहिएगा तो जरूरी नहीं है रोहित ही वापस ज्यादा क्वांटिटी करे, ये कर तो एरिया बढ़ जाएगा। सुनना अब ये नोट करना बेटा है ना। अब देख जब टेंपरेचर 300 से 600 करूंगा तो एरिया बढ़ा जाएगा, लेकिन बच्चा सोचता है एरिया ऐसा आएगा 600 केल्विन पे। बच्चा ये सोचता है कि क्लास का हर बच्चा 16 गुना ज्यादा पैसे देगा। जैसे पहले ये लैम्डा, जैसे लैम्डा मैक्सिमम था पहले मान लो 200 एंगस्ट्रॉम, तो बच्चा सोचता पहले 200 एंगस्ट्रॉम वाले लैम्डा ने मैक्सिमम क्वांटिटी करी थी, तो इस बार भी 200 वाला करेगा। और पहले अगर x उसने क्वांटिटी करी थी y, तो बच्चा सोचता पहले y करी थी, तो इस बार 16y करेगा। कितनी करेगा? 16y। पर ये गलत है। हाँ ये एरिया ये बात तय है कि अब जो एरिया आएगा वो 16x आएगा, क्योंकि इस बार जो हीट रेडिएट होनी वो 16 गुना होनी है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन टेंपरेचर डबल करा तो हीट वुड बी 16 टाइम्स t की पावर 4, है ना। और ये सब केल्विन में। तो देखो एक मिनट देखिए साफ करके बातें बनाता हूं सारी बात, है ना। तो मान लो फाइनल बात समझाता हूं। ठीक है। अब देखो देख बीम डिस्प्लेसमेंट लॉ में फाइनली हर लैम्डा की क्वांटिटी होती है यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और हर लैम्डा की क्वांटिटी होती है तो एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्सिमम क्वांटिटी करता है, दैट इज लैम्डा मैक्सिमम, है ना। ये 300 केल्विन पे अगर इस लैम्डा ने मैक्सिमम क्वांटिटी करी है तो टेंपरेचर 600 बढ़ने का, अच्छा ये एरिया आएगा x, ये कितना आएगा एरिया, ये x, ठीक है। ये एरिया x है ना। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है सिग्मा t की पावर 4। ये यूनिट एरिया से, ये यूनिट एरिया से हीट रेडिएट यही होती है। ये यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट होती है मीन डिस्प्ले वो स्टीफन्स लॉ से सिग्मा टी की बात होती है। अब टेंपरेचर कर दिया 600 तो हीट 16 गुना आएगी। कितनी आएगी बेटा? 600 केल्विन पे हीट आएगी 16 गुना, ये 16 टाइम्स, ये 16x, ठीक है। ये एरिया कितना हो जाएगा 16x, इसमें कोई दो राय नहीं है, 16x ये 16x, ठीक है 16x। ये बात तय है कि आपने टेंपरेचर डबल 16, लेकिन ये बात गलत है कि पहले अगर इसने 200 एंगस्ट्रॉम वाले ने अगर मैक्सिमम क्वांटिटी करी थी तो अब भी 200 वाला मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा, नहीं। क्योंकि अगर अभी देखो इस बार अगर वही लैम्डा वापस क्वांटिटी करेंगे तो मेरे को यूनिट टाइम में उतनी हीट निकल नहीं पाएगी। इस बार हीट बड़ी एनर्जी की लैम्डा फोटोन निकलने चाहिए, तो बड़ी एनर्जी का फोटोन का मतलब पता क्या हो गया? बड़ी एनर्जी के फोटोन का मतलब क्या हो गया पता? देखो ये ग्राफ पता है, ये वाला, ये जो सेकंड ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। ये अब जो सेकंड ग्राफ है उसका लैम्डा जो मैक्सिमम क्वांटिटी आएगा पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम तो लैम्डा मैक्सिमम पीछे शिफ्ट हो गया, दो ये जैसे 200 था तो वो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम ही हो गया, तो इस बार 1000 वाला मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा। क्या करेगा? 1000 वाला 16x, समझ गया क्या? 1000 वाला एरिया 16 गुना हो जाएगा टेंपरेचर डबल करते ही। लेकिन जो लैम्डा इस बार जो क्लास में पहले मोहित नाम का बच्चा 1000 रुपए में 500 की क्वांटिटी करता था, इस बार बच्चा चेंज हो गया। वो एक बार इस बार जो ज्यादा पैसे वाला बच्चा हो गया मैं दूंगा इस बार चेक काट के, वो 5000 का चेक 10000 का चेक काट के दे देता है, मैं चुप बैठ जाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जेब में इतना पैसा नहीं। तो जिसका लैम्डा कम है वो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन होते हैं, वो क्वांटिटी ज्यादा है, समझ गए? तो ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन की क्वांटिटी ज्यादा मतलब होगी, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये लैम्डा नहीं। तो क्या मैं बोल दूं वो लैम्डा जो मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा जो मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। वो लैम्डा जो मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा, है ना, लैम्डा ये विंड डिस्प्लेसमेंट लो, दिस इज विंड डिस्प्लेसमेंट लो, दिस इज लो विंड डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है। वो लैम्डा जो मैक्सिमम क्वांटिटी करेगा, है ना, वो टेंपरेचर एब्सोल्यूट टेंपरेचर, दिस इज एब्सोल्यूट टेंपरेचर, एब्सोल्यूट
तो यहाँ से मैं बोलूँ लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी बराबर बी कांस्टेंट ठीक है। ये याद कर लेना बेटा, इसकी वैल्यू भी है ना, जैसे मैंने मीन उसकी भी वैल्यू बताई थी ना, क्या नाम इसके पर कांस्टेंट की, वैसे ये याद होनी चाहिए बेटा, एक बार क्वेश्चन अटक गया बच्चे का याद नहीं दी तो ठीक है। अब सर एक दो क्वेश्चन करा उस पर क्या है ये रामायण आपने क्या बताया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल 1 ठीक है। क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर T1 बहुत आसान क्वेश्चन ये बताओ, T1 T2 में रिलेशन बताओ, A T1 equal to T2, B T1 is greater than B2, C T1 is less than T2, D can't say, बोलो T1 is greater than, ये can't say, बोलो फटाफट। तो क्या मैं बोलता हूँ कि इसमें T1 देखो लैम्डा जो मैक्सिमम है, इसमें लैम्डा मैक्सिमम ये रहा लैम्डा 1 और इसका लैम्डा मैक्सिमम ये रहा लैम्डा 2, तो क्या मैं बोल दूं लैम्डा 2 इज लेस देन लैम्डा 1। अरे देखे ना, वो लैम्डा जो मैक्सिमम काउंट कर रहा है, इसका सेकंड वाले का कम है, इसका मतलब टेंपरेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। सही बात है, आपने ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर बॉडी का टेंपरेचर बढ़ाया तभी तो यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हुई इसमें कम लैम्डा ने उछल उछल के काउंट करी। कम लैम्डा का मतलब ज्यादा एनर्जी, फोटोन की एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन अरे बोलो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जितना छोटा लैम्डा होगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा। तो इस बार छोटे लैम्डा यानी कि कम वेवलेंथ वाले लैम्डा ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा निकालनी है, 1 सेकंड में हीट का अमाउंट 16 गुना करना है टेंपरेचर, समझ गए। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक क्वेश्चन हम देखो समझ आ गई है, हां इधर देख, अब न्यूमेरिकल वैल्यू ये देख प्लीज, इधर देखो एग्जांपल 2 है ना, ये देखो अब जैसे इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन दूंगा, ये है बेटा 200 एंगस्ट्रॉम है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लैम्डा ठीक है, और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन ठीक है, और इसका 1200 केल्विन, तो ये लैम्डा को लिखा जैसे ये अच्छा लग गया ठीक है, और ये लैम्डा वर्सेस ई लैम्डा का बताओ। तो 300 केल्विन टेम्परेचर पे 200 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा मैक्सिमम एनर्जी दे रहा है, तो बताओ टेम्परेचर जब 300 की जगह 1200 कर दूंगा, तो क्या मैं बोलता हूँ लैम्डा जो मैक्सिमम काउंट्री करता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो टेम्परेचर हो गया 1200 ठीक है, तो क्या मैं बोलता हूँ जो मैक्सिमम लैम्डा है वो हो जाएगा 1/4, तो ये देख तो पहले था 200 इंटू 200 एंगस्ट्रॉम, देख 200 एंगस्ट्रॉम इंटू 300 केल्विन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1200 केल्विन। ए मीन डिस्प्लेसमेंट लो T इंटू लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे T बढ़ेगा ये T 4 गुना हो गया, तो लैम्डा कितना आ जाएगा बोलो, लैम्डा 200 बटा 4 1/4, लैम्डा वुड बी 1/4, 50 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर, 50 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर, 50 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा लैम्डा, 50 एंगस्ट्रॉम वाले की एनर्जी मैक्सिमम आएगी इस बार, ये 50 एंगस्ट्रॉम वाले की एनर्जी मैक्सिमम होगी। सर ये समझ में आ गया हमारे, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है। अच्छा और देख एक और बात देख बेटा ठीक है, अच्छा ये एनर्जी कितनी होगी बोलो, अब वो पूछेगा ये एरिया बताओ, कई बार ये दे देगा 300 केल्विन टेंपरेचर, एरिया बताओ, एरिया बोलेगा एरिया बताओ, क्या पूछेगा एरिया ठीक है इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या मैं बोलूं एरिया कितना हो रहा है, तो एरिया याद है टोटल हीट एरिया इज टोटल हीट फ्रॉम यूनिट एरिया ठीक है ना, ओ बॉडी ओ ऑब्जेक्ट यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है ना ये, तो मैं बोलूं ये हो जाएगा सिग्मा टी की पावर 4, और सिग्मा की वैल्यू भी मैं लिख रहा हूं देख के 300 की पावर 4 आ गई है, सिग्मा की वैल्यू देखने पड़ेगी बेटा, सिग्मा की वैल्यू मैं बताता हूं मैं तुम्हारे को, मेरे को याद नहीं, सिग्मा की दोनों की वैल्यू याद रखनी है बेटा तुम्हें, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना मैं याद रखूंगा ठीक है, लेकिन तुम्हें याद रखनी बेटा, तुम्हें एग्जाम देना, समझ गए। रेडिएशन अब भी बताते हैं आपको सिग्मा की वैल्यू, अरे स्टीफन स्ट्रोक आ गया रे,
स्टीफन्स लॉ सिग्मा 5.67 into 10 to the power minus 8 5.67 क्या है सिग्मा 5.67 into 10 to the power minus 8 ठीक है यूनिट्स हो रहे है ना MKS में ठीक है तो यहाँ पे लिख दूं 5.67 5.67 into 10 to the power minus 8 into 300 की पावर 4 तो जैसे 300 की पावर 4 करोगे तो ये 8 तो घट गया है ना 81 आ जाएगा तो ये 81 into 5 plus 2/3 0.67 2/3 होता है ये कितना 17/3 लिख सकता हूं उसको मैं 17/3 27 into 17 ये लगभग आ जाएगा 270 का 500 के करीब जो भी है देख लेना समझ गए तो एरिया अंडर थीटा निकाल सकता हूं मैं तो सिग्मा की वैल्यू ध्यान रखना बेटा एमकेएस में ये होती है ना सिग्मा की वैल्यू ठीक है अब बी हीट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है वो भी याद होनी चाहिए देखो बेटा मेरी बात में रिस्क मत लेना दोनों वैल्यू याद करके जाना हीट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट की वैल्यू है ना देख ये वैल्यू साफ साफ लिखी हुई बेटा एक इसकी सेंटीमीटर केल्विन और मीटर केल्विन दोनों में पता होनी चाहिए तो b बराबर होता है 2.93 into 10 की पावर -3 10 की पावर -3 मिली केल्विन मीटर केल्विन सॉरी मीटर केल्विन ठीक है क्योंकि लैम्डा मीटर और इनटू केल्विन मीटर केल्विन ये याद होना चाहिए बेटा तो विंड डिस्प्लेसमेंट लगभग 3 ये सुनो इसको लगभग 6 यूज कर देना तुम एग्जाम में 6 की 6 into 10 to the power -8 की टर्म होती है और इसको यूज कर देना 3 into 10 to the power -3 मीटर into केल्विन लेकिन यहां पे क्या करना है मीटर की जगह सेंटीमीटर में ज्यादा काम आता है एंगस्ट्रॉम में ज्यादा काम आता है तो वो कन्वर्जन आनी चाहिए एंगस्ट्रॉम में कैसे तो ये मीटर में अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर 10 to the power कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 to the power -10 मीटर तो 1 मीटर बराबर 10 to the power 10 ये 10 की पावर 7 ये यूं भी लिख सकते हो 2.93 into 10 की पावर 7 है ना एंगस्ट्रॉम into केल्विन ध्यान रख लेना है तो 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम into केल्विन भी कर सकते हो ठीक है तो सर ये तो कर लेंगे हम बोलो सर ये तो सब समझ में आ गया हमारे को डिस्प्लेसमेंट लो के ग्राफ वगैरह कैसे देखते कैसे क्वेश्चन करते हैं और t की पावर 4 के पावर एरिया अंडर दी कर यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट होती है वो देता है ना ये क्वेश्चन करवा के देखता हूं मेरे को दिमाग लगाना बेटा शानदार वाला ठीक है अब सुनना ये इसका एरिया अंडर दी करता था याद है सिग्मा टी की बात बहुत है अरे बोलो अच्छा एरिया अंडर दी करनी ये गलत हो गया टोटल हीट टोटल हीट रेडिएट पर सेकंड फ्रॉम गिवन स्फीयर इस स्फीयर से टोटल हीट रेडिएट कितनी होगी है ना तो हम बोलूं ये हो जाएगी बेटा सिग्मा a t की पावर 4 ये आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा बोलो 5.67 into 10 to the power -8 into एरिया है ना 4 pi r स्क्वायर कितना r स्क्वायर सरफेस एरिया 2 का स्क्वायर into कितना टेंपरेचर है 300 की पावर 4 समझ गए अरे बोलो टोटल हीट रेडिएट समझ गए ये आ जाएगा अच्छा कई बार वो क्या करेगा टेंपरेचर भी नहीं देगा तो और ये गायब कर देगा और लैम्डा मैक्सिमम दे देगा तो लैम्डा में b बाय लैम्डा मैक्सिमम बराबर t से टेंपरेचर निकालना कर लोगे क्या सर कर लेंगे
चलो सर, ये समझ में आ गया, गेन डिस्प्लेसमेंट लो सर समझ में आ गया हमारे को, ये सारी बातें समझ में आ गई है ना। अब वो है ना, एक होता है सोलर कांस्टेंट, क्या होता है बेटा? ठीक है, अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इसकी मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो और इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है? एक डेफिनेशन लिखते हैं और इक्वेशन करते हैं इसमें सोलर कांस्टेंट। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे सन है ना, सन की रेडियस ले ली मैंने RS है ना, और ये अर्थ है RE है ना, और इनके बीच का सेपरेशन है D। अब सोलर कांस्टेंट होता है कि एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ पर सेकेंड, एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ पर सेकेंड। ठीक है, तो पर सेकेंड अपने आप में कितनी एनर्जी फॉल कर रही होगी है ना, वो अपने को कैलकुलेट करते हैं क्या, तो है ना, तो कितनी होगी ये बताना आपको। ठीक है, तो एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ पर सेकेंड है ना, ड्यू टू सन है ना, ड्यू टू हीट रेडिएशन फ्रॉम सन से जो हीट रेडिएट हो रही है उसकी वजह से। तो अगर बात तो सन से कितनी हीट रेडिएट हो रही है पहले कैलकुलेट करो, तो याद है सिग्मा T की पावर 4, तो यूनिट एरिया से होगी, टेंपरेचर ऑफ सन इज T इनटू 4 पाई R सन का स्क्वायर। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं यहां से जो टोटल हीट रेडिएट हो रही है वो हो रही है 4 पाई सिग्मा T की पावर 4 RS का स्क्वायर। ये अब वो पूरे इस d सरफेस पे फैल रही है क्या, ये तो ये d डिस्टेंस पे फैल रही है, तो बताओ टोटल हीट कितनी रेडिएट हो रही है, तो d डिस्टेंस बताओ, हीट पर यूनिट एरिया कितनी आ जाएगी, बोलो पर यूनिट एरिया है ना, सन से जो हीट निकल रही है वो पर यूनिट एरिया कितनी हो जाएगी, तो 4 या यूं चल रहे थे, चल सिग्मा सीक्वेंस में चल रहे थे, सिग्मा T की पावर 4 पाई R सन का स्क्वायर अपॉन बोलो 4 पाई D स्क्वायर। सर ये कहां से आया, अर्थ और सन के बीच की दूरी D है, तो बोल दो हमारे तक आते आते वो D रेडियस के स्फीयर पे फैल गई। अरे यहां से जो हीट निकली वो D रेडियस के स्फीयर पे फैल गई, तो ये हो गया पर यूनिट एरिया में। अब ये तो क्या पर यूनिट एरिया, अब ये जो हीट मेरे पास आएगी यार, अर्थ तो बहुत दूर है सन से, तो बेटा मेरे को देखो अभी यहां से अपन न्यू देखते तो सर्कल दिखता है, स्फीयर थोड़ा दिखता है, हेमी स्फीयर थोड़ा दिखता है, तो क्या मैं बोल दूं ये रे पैरेलल हो गई, तो बहुत दूर आने के बाद ये रे यूं गिर रही है हमारे ऊपर, और ये हो गया यूनिट एरिया में हीट, तो एरिया में 4 बाय r स्क्वायर लूंगा, परपेंडिकुलर एरिया लूंगा, तो दैट वुड बी द सर्कल। तो मैं बोल पर यूनिट एरिया तो ये आ जाएगा सिग्मा T की पावर 4 पाई RS का स्क्वायर अपॉन 4 पाई D स्क्वायर इनटू पाई R स्क्वायर इनटू पाई R अर्थ का स्क्वायर। ये दिस इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकंड, अर्थ पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है दैट वुड बी दिस। समझ गए, ये ध्यान में मैंने यहाँ पाई R स्क्वायर दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे हैं 2 पाई R स्क्वायर ले लेते हैं, कई बच्चे 4 पाई R स्क्वायर ले लेते हैं। अरे बेटा जब सन से एनर्जी आ रही है अर्थ पे तो अर्थ सर्कल होगी, क्योंकि प्रोजेक्शन इंटेंसिटी होती है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, बोले कि वो परपेंडिकुलर एरिया होता है, इंटेंसिटी हमेशा इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर एरिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नो डाउट एरिया ये है, लेकिन नॉर्मल एरिया लेते हैं, इंटेंसिटी ये लेंगे, समझ गए, तो बोलो कितना जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा T की पावर 4 RS स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इनटू ये पाई का ही है, पाई RE स्क्वायर समझ गए, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गई सारी बात, ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा तुम, तो ये हो गया सोलर कांस्टेंट। ठीक है, अब किरचॉफ ने बेटा क्या बोला पता है आपको, किरचॉफ ये कह रहा है, समझा देता हूं थोड़ा सा, किरचॉफ ये कह रहा है कि किरचॉफ ये कह रहा है कि आप जैसे धूप में जाके खड़े हो, है ना, मैं धूप में जाके खड़ा हो गया,
मेरे सिर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, मेरे हाथ का 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो। अब जो हीट गिर रही है, क्या आप 1 घंटे धूप में खड़े रह के जब अंदर आओगे तो आपका सिर और हाथ बराबर गर्म होता है? संभाली पैदा नहीं होता है। आप देख लेना ब्लैक ऑब्जेक्ट, क्या बोला? ब्लैक ऑब्जेक्ट सेम कंडीशंस में, सेम कंडीशंस में जल्दी गर्म होता है। इस कंडीशन में जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म एंड जल्दी ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट गर्म भी जल्दी होगा, ठंडे भी जल्दी होंगे, है ना? तो ब्लैक ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म जल्दी ठंडे होते हैं सेम कंडीशन में। अब सुनना ध्यान से हो, जैसे मेरे हाथ, सिर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया, मेरे सिर का 1 मीटर स्क्वायर और हाथ का ये ज्यादा गर्म हुआ, इसीलिए तो अपन धूप में या गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़े पहन के निकलते तो याद है कितना जबरदस्त गर्म लगती है, टोपी वगैरह कुछ भी ब्लैक पहनो। और इसीलिए लोग कैप लगाते हैं गर्मियों में, व्हाइट कैप, क्यों? ताकि ना जब धूप में निकले तो बालों पे सीधी हीट नहीं निकले, क्योंकि बाल बहुत जल्दी, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट बहुत जल्दी गर्म। तो उसने बोला कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी होती है, गर्म और ठंडा होने की अपनी टेंडेंसी होती है। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी, एब्जॉर्प्शन पावर को उसने 1 माना। क्या माना? 1। वो एब्जॉर्ब भी 100% करते हैं, ऐसा माना है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट को हम आइडियल ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब भी जितना गिरता सब करता है। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट जितना एब्जॉर्ब, जो गिरता सब एब्जॉर्ब करता है। जैसे जो समझ लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा, फिर भी सबके परसेंटेज सेम नहीं बनते। कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, जल्दी सीखता, कोई बच्चा एवरेज होता है, कम सीखता, कोई बिलो एवरेज होता है, वो बिल्कुल ही नहीं सीखता, फेल हो जाता है। तो वो तो सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है। तो ब्लैक ऑब्जेक्ट पे जो गिरता है वो हमने ये माना कि सब एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो हमने जो स्टीफन्स लॉ लिखा था कि ये रेडिएशन वाला या कोई गिर रही है तो एब्जॉर्प्शन वाला, उसमें हमने जो एमिसिविटी है ये ई आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में लो है, और ये ई होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, है ना? एमिशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, है ना? ब्लैक के लिए एरिया कितना जाएगा? 4 ब्लैक, ब्लैक ऑब्जेक्ट के लिए ई 1 होता है, ये कहना है। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ब्राउन ऑब्जेक्ट लिया या कोई और ऑब्जेक्ट लिया जो इतना शाइनी नहीं है, तो उसकी एमिसिविटी हो सकता है हाफ ही हो, यानी कि वो ब्लैक के कंपैरिजन में 50% ही एमिशन करे। मतलब तुम तो अनुमान लगा रहे हो, जैसे मैं अपने यहाँ 300 केल्विन का करा था, 300 केल्विन टेंपरेचर में तुम तो अनुमान लगा रहे हो कि सिग्मा टी की पावर 4 यूनिट एरिया से हीट रेडिएट होगी, और इसका हिसाब लगाया था अपन ने, याद है लगभग 500 के करीब आया था। तो तुम तो उम्मीद कर रहे हो 500, याद है 2 मीटर के, तुम तो उम्मीद कर रहे हो 500 हीट रेडिएट करेगा, पर एमिसिविटी अगर हाफ है तो वो तेरी सोच से आधा एमिट करेगा, क्योंकि उसके एमिशन करने की क्षमता ब्लैक के कंपैरिजन में हाफ है। ऐसे एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है, तो अगर किसी चीज पे कोई हीट गिर रही है तो उसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता, एब्जॉर्प्शन पावर होती है, समझ गए? तो एमिसिविटी, एब्जॉर्सिविटी, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन पावर, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी, वो आपको एग्जाम में दी होगी। अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है अभी, तो सिर्फ ई सीख, है ना? एमिसिविटी, तो स्टीफन्स लॉ पूरा लॉ ये होता है, यूनिट एरिया से पर सेकंड जो हीट रेडिएट होगी दैट वुड बी सिग्मा टी की पावर 4 फॉर ब्लैक ऑब्जेक्ट, एंड फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट ई सिग्मा टी की पावर 4, एंड ई इज एमिसिविटी। क्या है ई? एमिसिविटी। समझ गए क्या? क्लियर है? तो ये अपना एक तरीके से क्या खत्म हो गया, ये हीट ट्रांसफर मेरी तरफ से 100% कंप्लीट हो गया है ना? और जो जो काम की बातें थी बेटा क्रैश कोर्स के हिसाब से वो मैंने सब बता दी, ठीक है? अब आप इसको करो, है ना? और जो डाउट है वो डाउट पूछो, ठीक है? डाउट पूछना चाहो आप आराम से डाउट पूछो। क्लियर है? तो सर अब डाउट कैसे पूछो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अब सब उत्तर लाइए पर डाल दो आप डाउट, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा, मस्त पढ़ो, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं कि मुद्दे की बात, ये तो बात हो गई इसकी। अब अपने को चालू करना बेटा थर्मल एक्सपेंशन। देखो बेटा अपन सारी जो काम की स्कोरिंग बातें वो पढ़ रहे हैं अपन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन नाम से पता पड़ रहा है, चीजों को अपन हीट करते तो वो थर्मली एक्सपेंड होती है। याद कर बचपन में रेल की पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्यों? गर्मी के दिनों में फैलेगी तो जाएगी कहाँ, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप, ऐसा गैप नहीं छोड़ता कि टायर ही अंदर आ जाए, समझ गए? थोड़ा थोड़ा सा गैप, तो थोड़ा सा गैप छोड़ा तो वो फैलेगी, और बहुत लेंथ में बहुत इतना थोड़ी कोई एक्सपेंशन होता है, ऐसा थोड़ी ये गर्दन लगी हुई यहाँ पे एक्सपेंड हो गई दूसरे रूम में चली गई, अरे इतना एक्सपेंशन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा माइन्यूट से एक्सपेंशन होते हैं। तो उस एक्सपेंशन के लिए हमें बीच में गैप छोड़ना पड़ता है जहाँ पे वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो मुड़ जाएगी, फिर तकलीफ हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है? तो थर्मल एक्सपेंशन तो गैप छोड़ते हैं। याद है ज्यादा तारों को कस के नहीं बांधते, 2 एंड के बीच में कस के बांधोगे तो टूट जाएगा, जैसे कपड़े सुखाने का तार, समझ गए? सर हमारे घर में नहीं है बेटा, मम्मी अपनी बड़ी खतरनाक है, सबके घरों में कपड़े सुखाने का तार है,
तो यहाँ तार बांधा, टाइट बांध दिया तो सर्दी के दिनों में वो सिकुड़ेगा तो वो एकदम टूट जाता है एंड से। कई बार देखना तार टूट जाते हैं, तो थर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या था बेटे, तो लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब देखो लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा वाली बातें होती है सारी, और इसके लिए बीटा वाली बातें होती है। ये अल्फा हो गया है, यह बीटा वाली बातें होती है, और यह गामा। सर ये क्या अल्फा वाली बातें, बीटा बताता हूं। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। बीटा होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, और गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सर ये क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, आगे समझ लो। बेटा ये अल्फा होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, है ना, पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज। यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करके आप किसी ऑब्जेक्ट का उसके लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज, दैट इज अल्फा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो वो समझ में नहीं आता था, अल्फा इज इक्वल टू dl by l अपॉन डेल्टा d थीटा, ठीक है। अब यहां से अपन सॉल्व करते हैं, तो अगर मान लो अपन अल्फा को वेरिएबल की कांस्टेंट मानते तो ये dl की जगह डेल लिख दो, तो मैं बोल दूं यहां से आगे बेटा देख ज्यादा अपन बात नहीं कर पाएंगे अभी थोड़ी सी, तो यहां देख क्या आता है, आ जाएगा dl अपॉन l इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां से अगर मैं लिख दूं इसको l2 माइनस l1, ये पुरानी लेंथ l1 और नई लेंथ l2, l1 पुरानी और l2 नई, टेम्परेचर बढ़ाने पर नई, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यहां से आ जाओ, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा थीटा, तो यहां से L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ गया L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, दिस इज L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये लीनियर एक्सपेंशन का रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ कैसे वेरी करेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ कैसे वेरी करेगी, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, समझ गया। ऐसे एरिया के लिए लिखूंगा तो यहां आएगा फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया अपॉन यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैं बहुत डिटेल में समझाता इसको अल्फा बीटा को, लेकिन अभी अपने पास इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज क्यों लिया मैं सब पता था, अल्फा की डेफिनेशन यू क्यों डिफाइन करी, चेंज इन लेंथ क्यों नहीं लिया, फ्रैक्शनल क्यों लिया सब, लेकिन अभी इतने चल थोड़ा पता करता हूं। जैसे क्या है 10 मीटर की रोड है ना, और वो बढ़ के 10.1 हो गई, सुनना, एक रोड है, सुनना, एक रोड है वो 0.1 मीटर फैल गई है ना, डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने से कितना हो गया 0.1 मीटर एक्सपेंड कर गई, ठीक है। और एक दूसरी रोड है उसका भी डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाया तो वो 0.2 मीटर एक्सपेंड कर गई। बताओ किसका अल्फा ज्यादा है, तो हम तो अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1 है। ये मिस्टेक होती बच्चे से, दोनों का टेम्परेचर सेम बढ़ाया, एक रोड 0.1 फैली 0.2 फैली, तो बच्चा बोलता था 0.2 वाले का अल्फा ज्यादा है। बता जो 0.1 मिली है उसकी पूरी पिक्चर बताता, वो 1 मीटर की रोड थी वो फैल के 1.1 हो गई, ठीक है। और जो दूसरी रोड थी वो थी बेटा 20 मीटर की या 10 मीटर की लेकर 10 मीटर की 10 मीटर की, और वो फैल के 10.2 हो गई, 10.2। तो नो डाउट यहां 0.2 फैली, लेकिन वो तो 10 मीटर थी, ये 0.2 फैली, वो तो बेचारी एक थी वही 0.1 फैल गई। अगर ये 10 मीटर होती तो एक अगर 0.1 फैलती तो ये 10 होती, ये 10 होती, 10 होती, तो पता कितना होता, अगर एक में 0.1 फैलती तो 10 होती तो 11 हो जाती, 10 से 11 हो जाती, 11 होती, समझ गया। तो 10 से फैल के 11 हो जाती, तो इसका नेचर ज्यादा हुआ फैलने का। तो मैं ये बोलता हूं तुम्हारे को फैलना कंपेयर करना है पर सेम लेंथ पर कंपेयर करना है, तो मैं बोलता हूं 10 वाली चीज 11 होती और 10 वाली चीज यहां 10.2 हुई, तो ये जो 0.2 है कितने पर फैला, 0.2 फैला, ये नहीं कितने पर फैला, कितने पर, तो बोलता हूं 0.2 फैला 10 पे, तो
तो ये 10 पर पॉइंट टू फैलना इज इंपॉर्टेंट, नॉट पॉइंट टू फैलना इज इंपॉर्टेंट, समझ गया? तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन किसका ज्यादा हुआ? अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो पूरी इंफॉर्मेशन इसीलिए फ्रैक्शनल चेंज लेते हैं, पर यूनिट लेंथ पे लेते हैं। मतलब उसने पता क्या बोला, अल्फा उसका ज्यादा होगा जो 1 मीटर में ज्यादा फैलेगी, तो उन्होंने बाउंड कर दिया कि आपको 1 मीटर पे ही सोचना है। तो दोनों रोड का, जिसका अल्फा कंपेयर करना, दोनों रोड का 1-1 मीटर लो और फिर 1 डिग्री टेंपरेचर बढ़ा के कंपेयर करो, समझ गए? तो 1 मीटर रोड का कंपैरिजन होगा। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब क्या होता है? 1 मीटर रोड के कंपैरिजन होंगे, समझ गए? आपको कितनी रोड लेनी पड़ेगी? 1 मीटर, समझ गए? 1 मीटर रोड कितनी लेनी पड़ेगी? 1 मीटर रोड। चल समझ में आ गया? अब देखो, तो ये ऐसे बीटा हो गया, गामा हो गया। अब देखना हो, मैंने देखो बोला एक क्वेश्चन करते हैं, 10 मीटर लंबी रोड है, अल्फा बराबर 2 × 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड है, यूनिट देख लेना, है ना? और मैंने इस रोड का टेंपरेचर डेल्टा थीटा बढ़ा दिया कितना? बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो न्यू ले L2 मच्छर क्वेश्चन कुछ नहीं है सर, ये लो सर, आपका फार्मूला लगाते हैं, L2 = L1 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, L2 = L1 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? L2 = 10 1 + 2 × 10⁻³ × डेल्टा थीटा 50, तो ये आ जाएगा कितना? 11 मीटर। तो मॉड्यूल लेंथ फिर 11 मीटर हो जाएगी, जो 10 मीटर लंबी लेंथ थी वो फिर 11 मीटर हो गई, समझ गया क्या? तो दिस इज 11 मीटर, तो लेंथ फैल की हो गई 11 मीटर, समझ गया है? तो यहाँ से हो गया 11 मीटर। तो सभी बात समझ में आ गई हमारे। अब देखो एरिया, ठीक है? अब जैसे मैंने मेरे को बोल दिया, अच्छा अल्फा बीटा रिलेशन बता देता हूँ पहले, सुनना, फिर ये क्वेश्चन लगाना है ना, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अब सुनना, जैसे मेरे पास ये है, इसकी लेंथ ये a लेना, ये b लेना, ठीक है? सुनना ध्यान से, और इस डायरेक्शन का जो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा 1 लेना और इधर का अल्फा 2 लेना, और मैंने डेल्टा थीटा टेंपरेचर बढ़ाया, कितना बढ़ाया? डेल्टा थीटा। क्या मैं बोलूं ये ऐसा हो गया? ठीक है ना? ये हो गई a डैश, कितनी हो गई? a डैश, और ये हो गई b डैश, है ना? a लेंथ। क्या मैं बोल दूं यहां से कि a2 बराबर a1 1 + बीटा डेल्टा थीटा होगा? याद है मैंने बताया था बीटा क्या हो गया? फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जैसे लेंथ को सॉल्व करा तो कैसे करूंगा? तो याद है ना, a2 बराबर a1 बीटा, ये रिलेशन हो गया। अब मैं लेंथ से चलता हूं, मेरे को अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है, तो डायरेक्ट बीटा की डेफिनेशन लिखी, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीटा की डेफिनेशन से तो ये आ गया। अब अल्फा की डेफिनेशन से चलता हूं, तो अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा, तो क्या मैं बोलूं a डैश बराबर हो जाएगा 1 + अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और b डैश बराबर b 1 + अल्फा 2 डेल्टा थीटा। इधर फैलने का अल्फा अलग है, इधर फैलने का अल्फा अलग है, इधर अल्फा 2 है, ये बता था मैंने, अल्फा 2, ये अल्फा 2 है, क्या है ना? अल्फा 2, ये अल्फा 1, तो ये हो गया। अब मैं बोलूं नया एरिया a डैश, ये देख न्यू एरिया a डैश, ये a था, न्यू एरिया a डैश बराबर a डैश b डैश 1 + ये अल्फा, एक काम करो, चलो अल्फा 1 डेल्टा थीटा 1 + अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना? और ये क्या हो गया? सॉरी ये धीरे से करना है ना, ये a b, तो बोल दो ये a और b आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? तो बोल दो ये a2, वही a2 है ना, a2 is equal to a1। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली स्टेप 1, दूसरी स्टेप में यहां से आ जाएगा अल्फा 2 डेल्टा थीटा और इसका आ जाएगा अल्फा 1, तो मतलब प्लस अल्फा 1 + अल्फा 2 डेल्टा थीटा,
और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा स्क्वायर। अब अल्फा 1 अल्फा 2 का मल्टीप्लिकेशन बहुत कम आएगा, उसको नेग्लिजिबल कर रहा हूं मैं, है ना। तो क्या मैं बोलूं, इससे कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। तो यहां से मैं बोल दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से कंपेयर करो। तो मैं बोल दूं क्या ऐसे बीटा बराबर आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बीटा होता है एंड अल्फा ज्यादातर सेम होता है, अल्फा 1 अल्फा 2। यार ये बात बताते हैं, एक प्लेट ली तो वो आयरन की ली तो दोनों तरफ का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट तो सेम ही होगा ना। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अगर इक्वल है तो बोल दूं बीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा। अरे बोलो, तो अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, ध्यान रखना, ज्यादा यही काम आता है कि बीटा बराबर 2 अल्फा, और वैसे एक्सैक्ट रिलेशन होता है बीटा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अगर दोनों तरफ रोड अलग अलग लगी है तो दोनों तरफ का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऐड हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या, बोलो, नहीं समझे, चलो अगली स्लाइड। एक मिनट बेटा, ठीक है। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ठीक है ना, समझ में आ गई। ऐसे ही अल्फा गामा में रिलेशन निकालना, तो वो वॉल्यूम वाली बात हो जाएगी। तो वो आ जाएगा बेटा गामा बराबर 3 अल्फा। वैसे एक्चुअल में क्या आएगा, गामा बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और अगर सब सेम है, अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3, तो गामा बराबर आ जाएगा 3 अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक होता है बीटा बराबर 2 अल्फा और एक होता है गामा बराबर 3 अल्फा, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन ये होते हैं। इसमें याद है, इधर अल्फा 1 है, इधर अल्फा 2 और इधर अल्फा 3 है, तो पूरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वो आ जाएगा a डैश बराबर a 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, b डैश बराबर b 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, c डैश बराबर c 1 प्लस अल्फा 3 डेल्टा थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो a b c वही आ जाएगा, v2 बराबर v1 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 डेल्टा थीटा। तो वो गामा, और गामा की डेफिनेशन दिया जाएगा डेल्टा में फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर। तो यहां से v2 बराबर v1 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा आ जाएगा, और इस गामा डेल्टा थीटा को कंपेयर करूंगा तो अल्फा 1 प्लस, समझ गए क्या। तो ये अल्फा बीटा गामा में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको न्यूमेरिकल करना चालू करेंगे और अपन सारा ये समझेंगे। क्लियर बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें, डाउट पूछें।